लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम और चार्ज के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पर एक ब्रीफ चर्चा हुई, एक ब्रीफ डिस्कशन हुआ है पिछले कुछ वीडियोज़ में। साथ ही साथ हमने इनसे रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया, उनको सॉल्व करने के टेक्निक्स को सीखा। साथ ही साथ हमने ऐसे क्वेश्चंस को पिक किया जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की लिंक या फिर यूँ कहें उस प्लेलिस्ट की लिंक को पेस्ट कर दूंगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर वहाँ जाकर उसको विजिट कीजिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। बिना वक्त गवाए चलिए सीखते हैं कुछ नया। मैं हूं अभिषेक शर्मा और ये है आपका अपना प्यारा सा लर्निंग स्पेस मास्टर ऑफ साइंस, और हम हैं यहाँ पे मिशन CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए फिज़िक्स की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके हाथ में हमने एक बॉल दे दी या फिर यूँ कहें गेंद दे दी। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बिना उस चेयर से उठे और साथ ही साथ बिना बॉल को थ्रो किए, हाथ से छोड़े यानी कि फेंके, बिना फेंके आप उस बॉल को हैंड टू हैंड कहाँ तक यानी कि कितने दूर तक पास कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो गया, समझ गए। जैसे मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ, मेरे हाथ में ये मार्कर है, बिना यहाँ से मैं हिले, स्टैटिक पोजीशन में, रुके हुए स्थिति में इस मार्कर को मैक्सिमम हैंड्स को स्ट्रेच करके एक्सपेंड करके यहाँ तक शेयर कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी बॉडी को मूव ना करूँ, थोड़ा झुक जाऊँ तो यहाँ और थोड़ा और झुक जाऊँ तो यहाँ पे, लेकिन फाइनली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा मेरे चारों तरफ, जहाँ तक कि मैं इस पेन को ऐसे सराउंडिंग में इधर या फिर क्यों कहीं इधर मैं पास कर सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे कि नहीं बात को। अगर मैं कहूँ कि आपको एक कमरे में, आपको मैं कहूँ कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आप खड़े होके और जितनी भी तेज़ या जितना भी लाउड आप चिल्ला सकते हैं चिल्लाइए। बताइए आपके वॉइस की रेंज कहाँ तक होगी, डिफिनिट होगी या इनडिफिनिट होगी? सबसे बड़ी सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन। निश्चित रूप से आपके वॉइस का रेंज डिफिनिट होगा, एक पर्टिकुलर एरिया तक यूँ कहें या पर्टिकुलर लेंथ तक आपकी वॉइस जाएगी, वहाँ तक के लोगों को सुनाई पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ उसके बाहर के लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे कि मुंबई के रेलवे स्टेशन पे अगर आज के समय में कोई अनाउंसमेंट हो रही होगी तो मुझे यहाँ पे सुनाई पड़ने वाला नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रेंज पे ही सुनाई पड़ेगा। ठीक है, इस वाले सिनेरियो में एक और ख़ास बात, अगर मैं यहाँ खड़े खड़े ये चीज़ आपको पास करूँ आराम से, मुझे बहुत ही आसानी से मैं पास कर सकता हूँ। थोड़ा दूर हो तो थोड़ा एफर्ट और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, यानी पास करने की जो क्षमता है वो मेरी कम हो जाएगी, है ना। जैसे कोई अगर वेट बढ़ा है, सोचो मान लो यहाँ पे मेरे पास अगर यही देना है, थोड़ा ही दूर देना है, तो मैं 10 किलो का वेट दे सकता हूँ। अगर थोड़ा और दूर स्ट्रेच करना है तो हो सकता है मैं 5 ही किलो का दूँ। और दूर अगर देना है तो क्या मैं 10 किलो ऐसे उठा के दे सकता हूँ? क्या नहीं दे सकता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रही है कम हो रही है कि नहीं हो रही है। उसी तरीके से जब आप अपने कमरे में लाउडली चिल्लाएंगे, बहुत तेज़ी से बोलेंगे, आपके वॉइस की स्ट्रेंथ नज़दीक खड़े व्यक्ति को ज़्यादा सुनाई पड़ेगी, थोड़ा दूर और जाएगा व्यक्ति तो उसको थोड़ा और कम सुनाई पड़ेगा, थोड़ा और दूर जाएगा तो उसको और कम सुनाई पड़ेगा, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद सुनाई ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक ऐसा ही होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब चार्ज किसी स्टैटिक पोजीशन में होता है, यानी कि कोई भी आवेश अगर स्थिर अवस्था में है, रुके हुए अवस्था में है, उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज, हमने पहले ही पढ़ा है, कूलम्स लॉ में हमने पहले ही पढ़ा है कि दो चार्जेस हैं, अगर उनको पर्टिकुलरली एक डिफिनिट डिस्टेंस पे लाया जाए वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगाते हैं। ठीक है, किसी भी चार्ज का वो पर्टिकुलर एरिया सराउंडिंग में चारों तरफ उसके, ठीक है, जहां तक कि कोई दूसरा चार्ज लाने पे ये, यानी कि मैं मान लो मैं चार्ज हूँ, मैं किस पर्टिकुलर एरिया में आने के बाद किसी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकता हूँ, उसको धक्का दे सकता हूँ या अपनी ओर खींच सकता हूँ। अब यहाँ से खड़े खड़े मैं कैमरा तक तो मेरा हाथ पहुँचेगा नहीं, अगर मैं चाहूँ भी कि कैमरे को खींच लूँ तो क्या खींच पाऊंगा? नहीं। वो मेरे रेंज के या यूँ कहें फील्ड के बाहर है।
समझ रहे कि नहीं। तो मेरे चारों तरफ का वो पर्टिकुलर एरिया जिसपे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आए, कोई दूसरा पार्टिकल आए, कोई दूसरा चार्ज आए, सो उसके ऊपर मैं फोर्स लगा सकूं या फिर वो फोर्स को मैं फील कर सकूं, ठीक है। वो मेरे ऊपर फोर्स लगाए तो मुझे फील हो, ठीक है कि नहीं, वो पर्टिकुलर एरिया कहलाएगा फील्ड, ठीक है। सो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन लिख के देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में विद्युत क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। सो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर एरिया सराउंडिंग टू अ सोर्स चार्ज in which if another test charge is placed at a point, then source charge can exert or experience a force of attraction or repulsion on it is called an electric field of that charge। यानी कि सीधी सीधी भाषा में कहें, पहले तो आप समझिए सोर्स चार्ज क्या है। सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसके चारों तरफ के एरिया की हम बात कर रहे हैं, यानी जिसके चारों तरफ एक फिक्स एरिया जो स्टैटिक चार्ज है, जिसको हिलना डुलना नहीं है, उसे हम सोर्स चार्ज कहेंगे, ठीक है। और टेस्ट चार्ज क्या है, यहाँ पे एक और बात हुई है टेस्ट चार्ज की, ये रही टेस्ट चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, परीक्षण आवेश, इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं, यानी कि जिस चार्ज को हम उस पर्टिकुलर एरिया में लाने वाले हैं वो टेस्ट चार्ज है, ठीक है। सो फिर से मैं बताऊं कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया सराउंडिंग टू अ सोर्स चार्ज, एक चार्ज के चारों तरफ की पर्टिकुलर एरिया इन विच, जिसमें इफ एन अनदर टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पे कोई दूसरा चार्ज लाके रख दिया जाए, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज किसी बिंदु पे लाके रखा जाए, तो ये पहला चार्ज उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सके या फिर उसके द्वारा लगने वाले फोर्स को अनुभव कर सके, ठीक है। सो ये है अ पर्टिकुलर एरिया सराउंडिंग टू अ चार्ज in which if another test charge is placed at a point, then source charge can exert or experience a force of attraction or repulsion on it is called as electric field of that charge, ठीक है। सिंपल सी बात में, एकदम सिंपल सी भाषा में ये चीज़ हो गई। दूसरी बात अगर हिंदी में हम बताना चाहें, सो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश, परीक्षण आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आरोपित कर सके, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी पर्टिकुलर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर ये पहला वाला जो बैठा हुआ आवेश है, ये उसके ऊपर कोई फोर्स लगा सके, बल लगा सके या उस बल का अनुभव कर सके। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल सिंपल है, बहुत साधारण सी चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आपको समझ आ गई हो, सो एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हर एक एरिया के हर एक पॉइंट पे सेम होगा क्या, बताइए। अगर वो सेम नहीं होगा तो इस बात को हम किस चीज़ से डिफाइन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वैल्यू भी होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मैग्नीट्यूड भी होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है, बताइए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में निश्चित रूप से डायरेक्शन होगी, क्यों, क्योंकि फील्ड या फिर कहें एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया का वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने बताया एक केस में कि अगर आप कमरे में खड़े होकर बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं या बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, उस समय मैंने बताया ना कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सो कैमरे के पास खड़े जो व्यक्ति होगा उसके पास आवाज़ मेरी थोड़ी लाउड जाएगी, उससे थोड़ा दूर और जब जाएगा कोई व्यक्ति तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी पिच, उसकी जो इंटेंसिटी होगी कम होगी, और दूर जाएगा तो इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, है ना। सो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पे मेरे वॉइस की जो इंटेंसिटी या लाउडनेस है वो अलग अलग है, कम या फिर ज़्यादा, नज़दीक आने पे ज़्यादा, दूर जाने पे कम, ठीक है। सो इसी टर्म को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जोड़ के देखा जाए तो चार्ज से जो सोर्स चार्ज है उससे अगर टेस्ट चार्ज को दूर ले जाया जाए तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का जो वैल्यू है वो भी कम होता जाता है, ठीक है। सो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या यूँ कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड
बाई पर यूनिट चार्ज, हर एक यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स वो फील्ड एग्जर्ट कर रही है, लगा रही है या एक्सपीरियंस हो रहा है उस टेस्ट चार्ज को, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। सो जैसे जैसे वो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से दूर जाएगा इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जैसे जैसे वो पास आएगा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। नज़दीकियाँ जब जब बढ़ती हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, इमोशंस बढ़ जाते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम हिंदी में लिखना चाहें, इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। एकांक का मतलब यूनिट यानी कि एक, अगर कूलम में है तो 1 कूलम, माइक्रो कूलम में तो 1 माइक्रो कूलम, मिली कूलम्स में तो 1 मिली कूलम्स, है ना। सो जो भी यूनिट आप यूज़ करें उस यूनिट के साथ 1, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट चार्ज या यूनिट या एकांक आवेश उसको कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। सो ये बात बहुत सिंपल होगी। अब देखते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जल्दी नोट कीजिए। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, है ना, और इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात लिख भी देते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। हिंदी में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बताइए। हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसे कैपिटल ई, बड़े ई से दर्शाया जाता है, या सदिश ई इसको बोल सकते हैं, वेक्टर ही, इसको सदिश ई से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसे किससे दर्शाया जाता है, वेक्टर ई से दर्शाया जाता है। साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है, यह एक सदिश राशि है। देखिए पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है, क्या यह सदिश है, क्या यह अदिश है, किस प्रकार की राशि है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं। मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया, तो वहाँ आप तुरंत सेलेक्ट करेंगे कि यह एक सदिश राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फोकट में 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये याद रखते हैं एक छोटा सा बात, तो आपको 5 नंबर मिलने की चांसेस हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो ये क्या है, एक सदिश राशि है, इसे ई से दर्शाया जाता है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि मैथमेटिकली क्या बात हुई, मैथमेटिकली अगर उसी स्टेटमेंट को जो हमने पहले पढ़ा मैथमेटिकली लिखें तो क्या हो जाएगा, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम Q0 से दिखाते हैं और सोर्स चार्ज को हम Q से दिखा सकते हैं, या आप चाहें, आपकी मर्जी है, कोई ऐसा बाध्यता नहीं है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी हो तो सोर्स चार्ज को कैपिटल Q से दिखा लीजिए और टेस्ट चार्ज को स्मॉल q से। याद रखिए सोर्स चार्ज को क्या बोलते हैं, बताइए। सोर्स चार्ज को स्रोत आवेश, क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश। साथ ही साथ परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज। दोनों चीज़ें बहुत सिंपल है। थोड़ा सा हिंदी का जो वर्ड है ना थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन हाँ इफेक्टिव होता है भाई। टिपिकल ज़रूर है, थोड़ा सा बोलने में भारीपन आता है, लेकिन इफेक्टिव होता है, सुन के भी बहुत मज़ा आता है, कानों को सुकून आता है। सो परीक्षण आवेश, है ना, पता ही चल जा रहा है कि परीक्षा कर रहे हैं, किसी चीज़ का ना परीक्षा ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम ले रहे हैं, भाई कितना इंटेंसिटी है तुम्हारा, कितनी तेज मेरे ऊपर फोर्स लगा सकते हो, आओ दिखाओ, ठीक है। सो दैट इज, यहाँ पे ये मेन टॉपिक ये थी हमारी कि हाँ Q0 जो है वो क्या है, ये Q0 इज अ टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश। सो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, मैथमेटिकली, या यूँ बोले गणितीय रूप में। इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जितना काम है उतना ही हम करके निकलते हैं। जुलाई के बाद जब आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, सो मैंने कहा है कि जुलाई के बाद सेकेंड वीक में जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब से मैं स्टार्टिंग फ्रेश तरीके से पूरे लेक्चर्स 12th की, 11th की और 10th की भी साथ साथ सारे लेक्चर्स को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि अभी हमारे पास तो टाइम नहीं है, ठीक है। सो हमको शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करना है, चीज़ें समझ आनी चाहिए, और आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है सारी चीज़ें, ठीक है। सिर्फ ये एक फ्रेश क्या है, एक फ्रेश रिवीजन समझ के चलिए, ठीक ना। सो यहाँ पे E = F/Q0। अगर हम इसके
अगर हम यहाँ पे देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी में अगर चार्ज यानी कि आवेश स्केलर क्वांटिटी एक सदिश राशि में एक अदिश राशि से भाग दिया जाए तो परिणाम क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, सो इसीलिए वेक्टर है क्या, ई, आपका विद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके यूनिट की कि भाई इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो ध्यान से देखिए फोर्स का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है भाई न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम। सो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, इट्स यूनिट इज क्या है, न्यूटन पर कूलाम। और अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखें तो वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है। सो याद रखिएगा न्यूटन पर कूलाम बहुत कॉमन है, जब भी आपसे पूछा जाएगा सो आपको ज़्यादातर वोल्ट पर मीटर पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र बताइए। सो विमीय सूत्र भी अभी हम लिखेंगे, फिलहाल आप इतनी टॉपिक को नोट कर लीजिए। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलाम, या इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, या यूं कहें वोल्ट पर मीटर भी होता है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। जी हाँ, सो हम बात करें अगर डायमेंशनल फार्मूला की यानी कि विमीय सूत्र की, सो विमीय सूत्र क्या बताता है बताइए। विमीय सूत्र ये बताता है कि पर्टिकुलर जो आपके पास जो क्या बोलते हैं क्वांटिटी है जिसका आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं, वो किन किन डायमेंशंस में लेके एग्जिस्ट करता है, किन किन डायमेंशंस का यूज़ करके वो बना हुआ है। ठीक है, क्या उसमें लेंथ है, क्या उसमें वेट है यानी कि मास है, क्या उसका टाइम से कुछ लेना देना है, समय से कुछ लेना देना है, क्या उसमें कोई करंट से कुछ लेना देना है ना। ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेके डायमेंशन बताता है उसका एक स्पेसिफिक क्वालिटी को। सो आइए डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा इसका फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, है ना, यही तो हमने बताया है ना, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। सो अगर हम F को देखें यानी कि फोर्स को देखें तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और Q यानी कि चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज का देखो यूनिट जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटी जो है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। सो अगर हम चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम बोलें तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, तो हम इसको बोल सकते हैं आई इंटू टी बोल सकते हैं, है ना। आगे अगर इसको और थोड़ा इलेबोरेट करें, थोड़ा और बढ़ाएं, एक्सपेंड करें, सो मास को तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ, केजी बोल सकते हैं, इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है बताओ, एक्सीलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी बाई टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और ये डिस्प्लेसमेंट को हम और फर्दर बोल सकते हैं बताओ, सॉरी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोलते हैं एक्सीलरेशन को, और वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इंटू टाइम यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस को मीटर में लिख सकते हैं, मीटर में लिख सकते हैं, इंटू टाइम का इन्वर्स है तो उसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो टाइम का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, टाइम का पावर -2 अपॉन आई यानी कि करंट एम्पियर इंटू टाइम यानी कि टी माइनस टाइम। अगर कुछ नहीं तो पावर 1 करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत इजी चीज़ है। अगर हम हिंदी में इसको लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं किग्रा गुणे मीटर गुणे सेकंड का स्क्वायर माइनस में बटे एम्पियर गुणे सेकंड। ठीक है, ये लिखें। अब बस सारी चीज़ों को हमको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। डायमेंशनल फार्मूला में किलोग्राम के लिए यानी कि मास के लिए m, मीटर यानी कि डिस्टेंस के लिए l, टाइम के लिए t, समय के लिए, करंट के लिए a और टाइम के लिए t का यूज़ होता है। सबको अगर हम यहाँ पे पुट आउट कर दें तो क्या मिलेगा, m, इसका l, इसका t की पावर -2 और नीचे a की पावर 1, t की पावर 1। अगर इन दोनों पावर्स को भी ऊपर लेके जाएं तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा m, l की पावर l ही रहेगा, l की पावर कुछ नहीं बढ़ेगा, t की पावर -2 तो था ही, ये ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, और साथ ही साथ a की पावर -1। फाइनली हम लिख सकते हैं m की पावर 1 तो लिखा नहीं जाता है, l t की पावर -3, -2 और -1 -3, a की पावर -1। और डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। सो यहाँ पे हमको मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर यूँ कहें इलेक्ट्रिक फील्ड का
डायमेंशनल फार्मूला। कितना इजी था बताइए, थोड़ा सा भी टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ने की ज़रूरत है। चीनी की बोरी कभी देखिए, चीनी की बोरी या कोई भी बोरी जो सिल्क आती है मशीनों से, जानकार लोग सिर्फ एक धागा काटते हैं और पकड़ के खींचते हैं, पूरा का पूरा बोरी खुल जाता है। लेकिन जिसको पता नहीं है, सही धागे की पहचान नहीं है, वो पूरा दिन भी लगा रहे ना तो एक 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 धागा करके नहीं खोल सकता। सो यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट पकड़ने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ना सिखा रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट आपने पकड़ा, सारी चीज़ों को ओपन करके रख दिया और यहाँ पे आपके पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं आगे कुछ और। सो अगर बात करें, अब देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ चुके हैं, है ना। अब हमें समझने की बारी है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज कहीं रखा जाए तो उससे बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम जानना चाहें, एक पर्टिकुलर उसका फॉर्मूला चाहें, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो सपोज कीजिए कि कोई एक पॉइंट चार्ज, कोई एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और इससे कोई डिस्टेंस p पे एक ये पर्टिकुलर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये एक कोई प्लस क्यू नॉट, यानी कि कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जो कि इसके ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के, मान के चलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इतना दूर है, ठीक है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर किसी पॉइंट P पे ये एक टेस्ट चार्ज हम लेके आते हैं, ठीक है। जब ये टेस्ट चार्ज हम लेके आते हैं, सो हम डिस्टेंस इसका अगर काउंट करें, सपोज कर लें कि r डिस्टेंस पे ये है, ठीक है। सो देखिए इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसलिए डायरेक्शन इसका आउटवर्ड्स है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों आवेश कैसे हैं, एक समान आवेश हैं, एक समान इसके ध्रुवता वाले, एक समान पोलराइजेशन वाले चार्ज हैं, दोनों के दोनों धनात्मक आवेश वाले चार्ज हैं, ठीक है। सो एक समान चार्ज के बीच, एक समान आवेशों के बीच क्या लगता है बताइए, प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सन फोर्स, जो कि बाहर की ओर लगेगा। ये फोर्स इसको धक्का देके बाहर निकालना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। सो वो फोर्स कितना होगा, उसके लिए हमारे कूलम दादा ने एक फॉर्मूला दिया था, जिसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो फार्मूला आप नहीं जानते या कूलम्स के लॉ को अच्छे से नहीं समझते, सो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाइए और वो वीडियो देखिए, बिल्कुल फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो बात क्या होती है, F इज इक्वल टू जो फोर्स लगने वाला है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यानी कि ये चार्ज, इंटू Q नॉट, यानी कि ये वाला चार्ज, अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यही फार्मूला दिया है कूलम दादा ने, ठीक है, दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में। अगर अब हम बात करें कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, और अगर इसको यूनिट चार्ज मान के चलें, सो E इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने देखा था F/Q नॉट। अगर यहाँ से F की वैल्यू पुट कर दी जाए, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर 1/Q नॉट, ये 1/Q नॉट कर दिया, ठीक है। सो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, उसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया भाई, Q/R स्क्वायर, ये फार्मूला मिल गया, ठीक है, ये फार्मूला मिल गया। अब ध्यान से अगर इस फार्मूले को देखा जाए, तो इससे 2-3 बातें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। पहली बात क्या क्लियर होती है, अगर इस पूरे चीज़ को हम कांस्टेंट मान लें, इस पूरे चीज़ को अगर हम कांस्टेंट यानी कि क्या मान लें, नियतांक मान लें, स्थिरांक मान लें, स्थिर मान लें, सो क्या होगा बताइए, इस पूरे पॉइंट को अगर हम स्थिरांक मान लें, सो ये इक्वल वाला जो साइन है ये हट के क्या बन जाएगा, डायरेक्टली या कहें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन बन जाएगा ऑफ स्क्वायर, ये बन जाएगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि भाई पर्टिकुलर चार्ज से जो पॉजिटिव आपका टेस्ट चार्ज है वो जितना नज़दीक आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान से देखिए, जितना नज़दीक आएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। जितना नज़दीक आएगा यानी कि डिस्टेंस कम होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। पहली पॉइंट तो ये क्लियर हो गई, सिंपल सा पॉइंट है, देख के ही पता चल जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पता चल गया भाई, फोर्स वाले में Q के साथ टेस्ट चार्ज Q नॉट भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, Q नॉट यहाँ से हो गया भस्म, यहाँ से गायब हो गया, एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा किसी पॉइंट पे,
वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सोर्स चार्ज के ऊपर, और साथ ही साथ उस पॉइंट के डिस्टेंस के ऊपर। देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, लेकिन ये Q0 कहीं नहीं दिख रहा, और ये तो जो दिखा ये तो साफ कांस्टेंट है, जानते हैं आप, ठीक है। सो कांस्टेंट की बात को छोड़ दिया अगर, तो बचा क्या, Q यानी कि सोर्स चार्ज, और R यानी कि सोर्स चार्ज से पॉइंट के डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे जैसे परिवार का ग्रोथ होता है भाई, वैसे वैसे क्या होता है बताइए, बोलिए। जैसे जैसे परिवार का ग्रोथ होता है वैसे वैसे हमारी इनकम जो है हमको कम लगने लगती है ना, मान रहे हैं। और जैसे जैसे एक छोटा परिवार होता है तो इनकम हमको काफ़ी ज़्यादा लगती है, उतना ही इनकम हो, 5,000 10,000 जो भी, ठीक है। सो ये लाइफ में भी हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। ये फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी थियरीज़ हैं, ये सारी कहीं ना कहीं फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारी पर्टिकुलर लाइफ में भी रखते हैं। इसके लिए भी एक सीरीज़ में लाने वाला हूँ, बट देखते हैं कब तक शुरू हो पाता है। उस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल थियरीज़ के बारे में क्या लाइफ में इफेक्ट पड़ता है उसको हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल देखते हैं Q और R को। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गई। एक टेस्ट चार्ज चाहे 1 कूलम हो, 5 कूलम हो, 10 कूलम हो, 50 कूलम हो, 100 कूलम हो, चाहे जितना बड़ा चार्ज हो या चाहे जितना छोटा चार्ज हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके फोर्स के ऊपर। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमेशा किसके डायरेक्शन के बराबर होगा, फोर्स के डायरेक्शन के ही इक्वल होगा। जिधर जिधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही जनरेट होगा, ठीक है। सो इसी बात को आइए हम नोट डाउन कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए उसके बाद। सो ये है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिससे एक एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन, लेकिन फाइनल मौके पे अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो ये सारी चीज़ें चूक जाती हैं। सो इस चीज़ को जरूर से नोट डाउन कीजिए शॉर्ट नोट्स के तरीके से, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहला पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। जो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जैसे जैसे बीच की दूरी जो है वो बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी घटेगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एज द फोर्स। जो फोर्स अप्लाई करेगा सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर, या फील्ड अप्लाई करेगा चार्ज के ऊपर, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की फोर्स की डायरेक्शन दोनों हमेशा सेम होगी, ठीक है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कभी कभी पूछ देता है। ग्राफ देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, ग्राफ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है, और गारंटीड ये नहीं पूछेगा तो कोई और ग्राफ पूछेगा, लेकिन ग्राफ का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। सो जितने भी ग्राफ आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर पूरे फिजिक्स में आएंगे सारे ग्राफ को आपको बताया जाएगा। पहला ग्राफ तो यही है, ई और आर के बीच में हमेशा ग्राफ इस तरीके से बनता है। इस ग्राफ को नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे जैसे डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे बिल्कुल कम डिस्टेंस था तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है देखिए ग्राफ नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे जैसे ये डिस्टेंस बिल्कुल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस ये क्या है बताइए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये धीरे 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 घटता जाएगा, लेकिन बिल्कुल क्या एब्सोल्यूट जीरो हो जाए वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हिंदी में तीनों चीज़ देख लीजिए, ई और आर के मध्य का ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशों की मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ई तथा एफ की दिशा दोनों समान होती है। इन चीज़ों को जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं कुछ और। सो अब हमने पॉइंट चार्ज की वजह से एक बिंदु आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ लिया है। सो अब अगर अब बात करें कि बिंदु आवेश न होके बहुत सारे बिंदु आवेश, यानी कि एक बिंदु आवेश का पूरा निकाय, समझ रहे हो, बिंदु आवेशों का एक निकाय हो, यानी कि पॉइंट चार्जेस का एक पूरा का पूरा सिस्टम हो, है ना, मल्टीपल चार्जेस हों, सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हों, सो उसके कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सो अगर सपोज कीजिए कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है P जिस पे कोई चार्ज Q0 है, और इसके अगल बगल 1 2 3 4 5 बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। मैं सपोज करता हूँ कि 5 है मान के चलिए, ठीक है। सो इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस, और इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 और ये R5 है। सो ये Q5, ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है।
जिसमें Q0 के ऊपर ये सारे चार्जेस क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती है, यानी कि सारे अलग अलग चार्जेस से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, अलग अलग चार्जेस से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगी। या यूँ कहें कैप टोटल E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En, अगर n चार्जेस का सिस्टम है तो। ठीक है, और अगर हर एक चार्जेस के लिए, हर एक E के लिए आप वैल्यू पुट करें और एक यूनिक फार्मूला अगर निकालना चाहें तो वो फार्मूला कुछ इस प्रकार का होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक बोल दीजिए, सपोज कीजिए कोई भी n तक है, QI अपॉन RI इंटू RI का कैप। ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा क्योंकि वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सदिश रूप में लिखा है मैंने, सदिश बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये फॉर्मूला आप रख लीजिए, आई के जगह पे 1 से लेके n तक आप रखते जाएंगे, सब कुछ जोड़ते जाएंगे, सो टोटल E आपको मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले किसमें किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कूलम्स लॉ में किया था। अगर वो आप नहीं देखे हैं, नहीं समझ पाए हैं, सो पीछे की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरूर जाके देखिए, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में। सो अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ के हिसाब से, जैसे डिस्टेंस कम ज़्यादा होने पे अलग अलग पॉइंट्स पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू जो मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये भी समझ लिए। अब हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आखिर दिखाया कैसे जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज तो दिखता नहीं, पहली चीज़ चार्ज भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, अदरवाइज ऐसे न्यूड आइज से तो देख नहीं सकते अपन। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम दिखाएं, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सर माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, या फिर यूँ कहे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। ठीक है, सो इसके लिए उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ठीक है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन के थ्रू दिखती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की तरह वो वहाँ पे दिखाई जा सकती है। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है सो उससे ये फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ निकलती हैं, रेडियली आउटवर्ड्स निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, रेडियली आउटवर्ड्स निकलती हैं। अगर कोई निगेटिव चार्ज है सो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड्स होती हैं, अंदर की तरफ आती हुई दिखती हैं। ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ। ठीक, समझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हमेशा फोर्स लाइन या रेडियली आउटवर्ड्स की तरह दिखाया जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड्स दिखाया जाएगा। ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, ये आभासी रेखाएं हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को या यूँ कहें फोर्स के डायरेक्शन को बताती हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पॉइंट को अगर ले लें तो इस लाइन का जो डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें किसी दो पॉजिटिव चार्ज की, अगर वो नज़दीक हैं सो उनका कैसे होगा भाई, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, ये कर्व भी हो सकता है। ठीक है, ये इधर कर्व हो जाएगा, ये इधर कर्व हो जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये क्या है, आप भाई दोनों सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। सो क्या होगा, लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, ऐसे बाहर की तरफ तो निकल ही रहा है, ऐसे इधर भी बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये इस तरीके से होगा, दूर की तरफ जाएगा। अगर एक ये दोनों अगर निगेटिव भी है ना पॉजिटिव की जगह पे, सो भी सेम चार्जेस है तो भी ऐसा ही कर्व बनेगा। अगर एक पॉजिटिव है पर दूसरा निगेटिव है सो क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे निगेटिव पे जाएंगे। निगेटिव अगर हम ऐसे लाइन बना दे तो इससे दोनों चीज़ होता है, पॉजिटिव से आउटवर्ड्स भी हो जाता है और निगेटिव से इनवर्ड्स भी हो जाता है। सेम चीज़ इधर भी है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बाकी इधर
बाहर, बाहर, इधर, इधर, ऐसे आप बोल सकते हैं। ये कुछ लाइंस का डायरेक्शन होगा। हाँ, सेम इधर भी ऐसे होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे, ठीक, हाँ सॉरी, इसका डायरेक्शन इनवर्स होगा, ठीक, ये आपका बनेगा, ठीक ना। सो ये है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन या लाइन ऑफ फोर्सेस या वैद्युत बल रेखाएं, जिनको इस तरीके से दिखाया जाता है। आइए वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के कुछ बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखी हैं, वन लाइन इनकी प्रॉपर्टीज़ कह लें या कुछ भी कह लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जिनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इनसे क्वेश्चंस ज़रूर से बन सकते हैं, ठीक है। सो पहला जो वो टॉपिक है वो क्या बोलता है, पहला पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो तो इमेजनरी होती हैं, बट वो जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती हैं वो रियली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखिए मैं इसको शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज बट कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, जैसा कि पिछले कुछ सेकंड पहले मैंने बताया था अभी, कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है, नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ जाती है। सो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं, ठीक है, लेकिन वो क्लोज लूप नहीं बना सकती, क्योंकि थोड़ा सा तो हो जाएगा लेकिन बाकी चारों तरफ से वो 3 डायमेंशंस में निकल रही हैं। सो क्लोज लूप बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अगर 2 डायमेंशनल्स होते तो शायद बन जाता। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो जिस भी लाइन में आप रिप्रेजेंट करेंगे वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। स्मूथ जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, कर्व भी हो सकता है, अभी मैंने दिखाया था ऐसे कर्व करके पॉजिटिव से नेगेटिव तक गया था, ठीक है। कर्व लाइन्स भी हो सकता है, और साथ ही साथ क्या होता है, विदाउट एनी ब्रेक्स। तो कहीं ऐसा नहीं कि इतना दूर है फिर उसी लाइन में आगे नहीं है फिर उतना दूर है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो ऐसे जैसे पाइप में पानी बहती है ना कंटिन्यूअस, उसी तरीके से, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींचें, जिसको स्पर्शज्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, सो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती भाई बताइए? क्योंकि अगर मान के चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, ठीक है, वो डायरेक्शन ये दिखा रही है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आएगी और वो डायरेक्शन ये दिखाएगी, अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक यूनिक डायरेक्शन आप शो नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे ये वाली लाइन भी एग्जिस्ट करती है, इस पॉइंट पे ये वाली लाइन, और एक ही पॉइंट पे कोई भी चीज़ किसी 2 डायरेक्शन में नहीं चल सकती, खासकर तब जब वो एक पॉइंट हो, यानी कि 2 डायमेंशनल कोई क्वांटिटी हो, ठीक है। सो इसलिए कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो यूनिक होता है, एक ही होता है, कोई भी डायरेक्शन हो एक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डोंट पास थ्रू अ कंडक्टर दैट इज इनसाइड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर को पास नहीं कर सकती, क्योंकि कंडक्टर में जाएंगी तो वहीं पे एलिमिनेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उस पार नहीं निकल पाएंगी, या फिर वो उसके बगल से निकल जाएंगी, अंदर जाएंगी तो खत्म हो जाएंगी, बाहर से जाएंगी तो बाहर निकल जाएंगी। उसको आर पार करना, ठीक है, उनको इंटरसेक्ट करके उस पार निकलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। ये टॉपिक पूछा जा सकता है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर इन अ कंडक्टर इनसाइड अ कंडक्टर। फिर आपको दुनिया भर के वहाँ पे कैलकुलेशंस का वो दुनिया भर का आपको ऑप्शन दे देगा, वो कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, बता देना कि वहाँ पे नील बट्टे सन्नाटा, यानी कि जीरो होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेंसर द लाइंस, यानी कि जितने नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, द स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। और रेयरर द लाइंस, जितने दूर होंगे, इज वीकर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कमज़ोर होगा। जल्दी से जल्दी ये पूरे पॉइंट्स को आप उतार लीजिए, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने से ही कोई बात क्लियर होती है, आधा अधूरा ज्ञान
हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, सो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत समय कम है। बहुत सारे लोग आप ही की तरह परेशान भी हैं कि कोचिंग कहाँ किया जाए, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हुआ है। और जैसा कि आज CUET के फॉर्म का लास्ट डेट था 31 में, 2 बार ये डेट बढ़ा हुआ है। 22 मई पहले लास्ट डेट था, फिर बढ़ा के उन्होंने 31 मई कर दिया है। उससे पहले 6 मई को लास्ट डेट था, 6 मई से बढ़ा के 22 मई, और 22 मई से फिर 31 मई लास्ट डेट कर दिया गया है। साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए भी जो प्रोसेस था वो भी चेंज करके CUET के थ्रू ही कर दिया गया है, जिसकी डेट अभी ओपन है। तो अगर आपके कोई कांटेक्ट में हो जो कि ये बात ना जानते हो तो उनको आप बताइए, चैनल को उनके पास तक भी पहुंचाइए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका समय बचे। ठीक है, सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद, और जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।